Good afternoon, everyone. Welcome to Civil Step Himachal, and this is a series in which we will be discussing the mains current affairs, the mains current affair pertaining to allied mains and HPS mains examination. And today we will be discussing the current affair from the domain of agriculture. एग्रीकल्चर GS3 का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और उसमें जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन है वो मेजरली पॉलिसी ओरिएंटेड या करंट अफेयर ओरिएंटेड आते हैं। सेकेंडली, आजकल क्योंकि एचपीएस के जो एग्जामिनेशन है वहां पे अगर आप लास्ट ईयर 2021 के प्रीलिम्स के पेपर को भी देखोगे तो आप देखोगे काफी ज्यादा मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर से सवाल वहां से पुट अप हुए हैं। तो अब हम जैसा यूपीएससी में कहते थे कि थिंग्स आर कॉन्सेप्चुअल, सिमिलरली इन एचपीएस आल्सो वी कुड सी कि जो थोड़ा सा ड्रिफ्ट है पैटर्न का वो टुवर्ड्स यूपीएससी जा रहा है। एंड इवन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वी कुड ऑब्जर्व कि जो नेचर है वो कॉन्सेप्चुअल जा रहा है या मेंस करंट अफेयर के साथ कोरिलेट हो रही हैं अब चीजें। ऑलराइट, तो इसी तहत आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की पब्लिश करती है। बिफोर ड्वेलिंग डायरेक्टली इनटू द कॉन्सेप्ट कि ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स क्या चीज है, हम पहले देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर को लेके हिंदुस्तान में गवर्नमेंट का पॉलिसी ओरिएंटेशन किस तरह है और उसी पॉलिसी ओरिएंटेशन को लेके ही ये इंडेक्स है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो पूरा जीडीपी, क्योंकि पॉलिसी ओरिएंटेशन पहले इस बात पे निर्भर करेगा, कुछ डेटा को हमने नजर में रखना है कि एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सर्विस इंडस्ट्री किस तरह से जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ऑलमोस्ट फिगर्स वेरी ईयर टू ईयर, जो रेंज आती है इस साल हम कहते हैं तकरीबन 20% जो है एग्रीकल्चर ने जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है। 20% का मतलब है, अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है कि तकरीबन 45% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं, वो देश को 20 रुपया कमा के देते। तो अगर हम देखेंगे कि बाकी के जो देश में 55% लोग हैं वो 80 रुपए कमा के दे रहे हैं, तो उस नजर से एग्रीकल्चर के अंदर 45 लोग काम कर रहे हैं और वो 20 रुपया देश में कमा के देते हैं। बाकी देश में जो 55% लोग हैं वो 80 रुपया कमा के दे रहे हैं। मींस दीज 55% इन द कंट्री are well to do. Perhaps they must be engaged in service industry or they are engaged in manufacturing industry. तो कहने का मतलब है कि अगर आप इकोनॉमी के 3 भाग करेंगे, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री एक भाग है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक भाग है और एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एक भाग है, तो अलाइड और एग्रीकल्चर में हिंदुस्तान की मेजर पॉपुलेशन काम कर रही है लेकिन वो कमाती 20 रुपया है। मींस इंडिया के अंदर पॉवर्टी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द एग्रीकल्चर। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो इंडिया में गरीबी है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के साथ कोरिलेट हो रही है, अगर इन तथ्यों को मद्देनजर रखा जाए तो ये फिगर बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इन तथ्यों के बेस पे ही गवर्नमेंट की स्कीम्स क्रिएट की जाती हैं कि अगर 45% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में अगर कोई मेजर इम्पेटस किसी एरिया या सेक्टर को दिया जाएगा तो वो होगा एग्रीकल्चर। ऑलराइट, तो इससे डिराइव होती हैं हमारी सारी पॉलिसीज। इसलिए इंडिया को बोला जाता है कि कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हिंदुस्तान की आज भी 45% जनसंख्या खेती कर रही है। ऑलराइट, ऑल्दो फिगर्स आर डिपिंग एवरी ईयर बट स्टिल 45% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ऑलराइट, तो इसी तहत हम कहते हैं जो हिंदुस्तान में गरीबी है वो भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। इसीलिए पॉवर्टी एरेडिकेशन के लिए कोई भी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा तो वो प्रोग्राम की जो मुख्य आधार होगा वो कहीं ना कहीं द पिवट ऑफ द स्कीम शुड बी द एग्रीकल्चर। ऑलराइट, तो इस तहत आप एग्रीकल्चर को रिलेट कीजिए कि कैसे एग्रीकल्चर पॉवर्टी से रिलेटेड है और पॉवर्टी आपकी हंगर से रिलेटेड है। तो इसीलिए अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखेंगे जिसका एक वन ऑफ द मेजर टारगेट है कि हंगर एंड पॉवर्टी रिडक्शन उसका टारगेट है, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अगर वॉच ली है कि हम पॉवर्टी एंड हंगर को रिड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें एग्रीकल्चर में एंगेज्ड लोगों की इनकम को बढ़ावा देने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऑलराइट, अब ये जो बढ़ावा देने की कोशिश है ये कई पहलुओं पर होती है। देयर आर वेरियस डिमेंशन इन्वॉल्व इन दिस अप्रोच, और जो डायमेंशन इन्वॉल्व हैं उसको अगर अलग अलग सेक्टर वाइज डिवाइड किया जाए तो हम बोला जाता है, जैसे गवर्नमेंट एक नारा देती है कि डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022, कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाएगा कई सारी इनिशिएटिव लेके, और सन 2022 तक ये हम डबल करके दिखा देंगे। 2017 में सरकार ने ये बात बोली थी।
ऑलराइट, तो उसी तरह तो अगर डबल करनी है इनकम तो हम किस तरीके से डबल करेंगे, तो गवर्नमेंट से पूछा गया तो गवर्नमेंट कहती है हम करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब समझिए, मैं आपको सिंपल से उदाहरण से समझाता हूं, फिर एग्रीकल्चर पे आएंगे। लेट सपोज मैं कहता हूं कि मैं एक इंडस्ट्री चलाता हूं और मेरी इंडस्ट्री एक पेन बनाती है। मैं कहता हूं कि मेरी इंडस्ट्री एक दिन के अंदर 100 पेन बनाती है। तो मेरी प्रोडक्शन को अगर गवर्नमेंट कहती है डबल करनी है, 200 करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी। तो मैं कहता हूं कि अभी मेरे जहां पे मेरी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री है जो 100 पेन बनाती है, उस इंडस्ट्री में 12 घंटे लाइट आती है। अगर आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि लाइट 24 घंटे आई करेगी, तो मैं 24 घंटे काम करवाऊंगा अपने वर्कर से, उनको सैलरी भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि वो डबल काम कर रहे हैं, और मैं पेन की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, उससे मेरी सेल्स बढ़ जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट कहती है क्या केवल बिजली बढ़ाने से आपकी सेल बढ़ जाएगी? मैं कहता हूं नहीं, आप बिजली बढ़ा के जो 100 पेन में बेचता था, उसके लिए जो मेरे को ट्रक लगता था, वो पतली रोड में एक ही ट्रक चल सकता है, या मींस हमारे पास रोड या ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा साथ में देना पड़ेगा। तो बिजली को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, साथ में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, कि अगर मेरे को अपनी आउटपुट बढ़ानी है कंपनी की। तो मींस मेरे को ट्रांसपोर्ट का भी सपोर्ट चाहिए, मेरे को एनर्जी का भी सपोर्ट चाहिए, मेरे को गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि वो सब्सिडीज भी मेरे को दें, ताकि मेरा आउटपुट बढ़े, मेरे प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, जिससे मैं कल को कंपनी को एक्सपेंड करूं। फिर मैं गवर्नमेंट को कहूंगा मुझे लोन की व्यवस्था भी दे, कि अगर मैं पीएनबी के पास जाता हूं, वो जिस दर पे मेरे को लोन देता है उस दर पे मेरे को प्रॉफिट नहीं होता। मींस अगर पीएनबी मेरे को कहता है कि 10% में वो मेरे को लोन देगा, तो मैं देखता हूं कि अगर मैं पैसे को लगाऊं, वो पैसा 10% से तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा, तो मेरा लोन लेना बेकार है। तो मींस गवर्नमेंट को क्रेडिट की फैसिलिटी भी मुझे देनी पड़ेगी। तो मींस अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मेरी कंपनी की आउटपुट 100 पेन से 200 पेन हो जाए, तो गवर्नमेंट को मल्टी लेवल सपोर्ट देने, गवर्नमेंट को नई अच्छी रोड बना के देनी पड़ेगी, ताकि रॉ मटेरियल लेकर जो मेरे तक ट्रक आए और आउटपुट लेके या मार्केट को बेचने के लिए जो मेरे ट्रक जाएं, उनके लिए रोड की व्यवस्था अच्छी हो, ताकि ट्रक तेजी से आना जाना करे, जिससे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो। एक ट्रक 4 दिन में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, एक ट्रक 2 दिन में पहुंचता है। जो 2 दिन तक पहुंचेगा वहां पे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, मेरे हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, वो पैसा मैं कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी को एक्सपेंड करूंगा, मैं ज्यादा लोगों को रोजगार दूंगा। तो मींस इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो मींस गवर्नमेंट को मल्टी लेवल सपोर्ट, मेरे को क्रेडिट फैसिलिटी देनी चाहिए, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, मेरे को एनर्जी फैसिलिटी चाहिए, जिससे मेरी आउटपुट बढ़ेगी। सिमिलरली विद द केस ऑफ एग्रीकल्चर, यहां पे समझिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है ये जो एसेट बनाई है गवर्नमेंट ने, जिससे मेरी आउटपुट बढ़ रही है, उसको बोला जाता है कैपिटल। सिंपल सा उदाहरण समझ लीजिए, मेरे को ये ग्लास बनाना है अपनी कंपनी में, तो मैं सबसे पहले एक ऐसी मशीन लूंगा जो ग्लास बना सके। तो वो जो मशीन मैं खरीद के लाऊंगा उसको बोला जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी। अगर मैं आप लोगों को यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं, उससे पहले मैंने कंप्यूटर खरीदा, ये पेन टैबलेट खरीदा, ये कैमरा खरीदा, दिस इज माई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिससे मैं इन फ्यूचर आपसे फीस लेके पैसा कमाऊंगा। तो इस तरह से खर्च किया हुआ जाने वाला पैसा, जिससे इन फ्यूचर पैसा बने, उसको बोला जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो मींस अगर गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर में आउटपुट बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ है? एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट को, अगर मेरी आउटपुट बढ़ानी है खेती की, अगर मैं आज 100 किलो गेहूं उगाता हूं और कल को गवर्नमेंट मुझसे चाहती है डबल करनी है ना मेरी इनकम, तो गवर्नमेंट चाहेगी मैं 200 किलो गेहूं उगाऊं। उसके लिए गवर्नमेंट को मेरे को क्या बना के देना पड़ेगा? अगर मेरे को अपनी एग्रीकल्चर की आउटपुट बढ़ानी है, तो आपको पता है सबसे पहले मेरे को इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। मैं हिमाचल के उस हिस्से में बैठा हूं जहां इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। मींस अगर मैं बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर की लोअर बेल्ट में बैठा हूं, वहां पे एग्रीकल्चर में इरिगेशन दिया जा सकता है, लेकिन वो क्षेत्र भी हैं जो बिल्कुल हिली एरिया है, वहां पे ट्यूबवेल नहीं लगाया जा सकता, वहां कैनाल के द्वारा इरिगेशन नहीं दिया जा सकता। तो मेरे को ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, इस तरह की इरिगेशन फैसिलिटी की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट अगर इरिगेशन में पैसा खर्च करेगी, तो मैं जो पालमपुर में बैठ के हॉर्टिकल्चर कर रहा हूं, तो मेरी कल को एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ जाएगी। उससे एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगी, तो मींस अगर मैं पालमपुर में मशरूम की खेती कर रहा हूं, तो आज मैं 100 क्विंटल मशरूम उगाता हूं, तो कल को मैं 200 क्विंटल उगाऊंगा, अगर पानी की व्यवस्था हो जाए। तो मींस इरिगेशन फैसिलिटी हमेशा आपकी आउटपुट को बढ़ाता है। तो इरिगेशन फैसिलिटी में पैसा खर्च कौन करेगा? किसान तो करेगा नहीं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, पैसा खर्च करेगी सरकारें। तो मींस की गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्च करेगी, तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी।
अगर गवर्नमेंट फार्मर को कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है गोडाउन बना के देगी मींस आज मैं मशरूम उगाता हूं, अगर 3 दिन में मशरूम मेरा चंडीगढ़ नहीं पहुंचा या पंजाब की मार्केट में नहीं पहुंचा, दिल्ली की मार्केट में नहीं पहुंचा, मशरूम बेकार हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट मेरे को अच्छे गोडाउंस दे जो रेफ्रिजरेटेड गोडाउंस हो, वहां पे मैं मशरूम को 1 हफ्ता भी स्टोर कर सकता हूं तो मेरा मशरूम खराब नहीं होगा। मींस अगर मैंने 100 क्विंटल मशरूम उगाया है उसमें से 20 क्विंटल भी बर्बाद हो गया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गोडाउन, मेरे प्रॉफिट मार्जिन एज अ फार्मर बर्बाद हो जाएंगे। तो मींस कि मैं जितनी प्रोड्यूस करूं वो सारी प्रोड्यूस मार्केट में बिकने लायक हो, क्योंकि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है। तो गवर्नमेंट अगर मेरे को अच्छे रेफ्रिजरेटेड गोडाउन दे, गवर्नमेंट मेरे को अच्छी रेफ्रिजरेटेड वैन्स दे, ट्रक फैसिलिटी दे, तो मेरे 100 के 100 क्विंटल मशरूम दिल्ली की मार्केट, चंडीगढ़ की मार्केट में बिक जाएंगे। तो मींस कि गवर्नमेंट इस तरह के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्च करे, मुझसे ट्रांसपोर्ट का चार्ज ले, लेकिन मेरी ट्रक खरीदने की क्षमता नहीं है। ठीक है, मैं इरिगेशन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता। मैं इरिगेशन का, जैसे मैं घर पे बिजली इस्तेमाल करता हूं, बिजली का बिल दे सकता हूं, लेकिन मैं बिजली का बिल देने की बजाय थर्मल पावर प्लांट तो नहीं लगा देता। तो ऐसे ही गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट उस चीज का पैसा ले लेकिन वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे, रेफ्रिजरेटेड वैन्स दे, गोडाउन्स दे, इरिगेशन फैसिलिटीज दे, रूट्स नेटवर्क अच्छे करे। आप देखो ना, अगर सोलन से 3 घंटे के अंदर ट्रक चंडीगढ़ आ सकता है, रोड व्यवस्था अच्छी है। अगर वही रोड बिल्कुल टूटी और खटारा अवस्था में हो और 7 घंटे में ट्रक आएगा, पेरिशेबल प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो चुकी है। ऐसे ही अगर कोई किन्नौर में सेब की खेती कर रहा है या कोई और फार्मिंग कर रहा है, वो अगर आज किन्नौर से चंडीगढ़ आने में 12 घंटे लगते हैं, अगर ये 6 घंटे का ट्रेवल हो जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त हो जाए, तो मींस उसकी आउटपुट, उसने जो सामान पेरिशेबल प्रोडक्ट बेचना है वो इजीली बेच सकेगा, वो खराब नहीं होगा। 100 किलो उगाया है तो 100 किलो ही बिकेगा। तो इस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च हो, गोडाउन्स में पैसा खर्च हो, इरिगेशन में पैसा खर्च हो, इन सारी फैसिलिटीज को बोला जाता है गवर्नमेंट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अगर गवर्नमेंट चाहती है एग्रीकल्चर में पॉवर्टी रिडक्शन हो। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर की पॉवर्टी को दूर करने के लिए सबसे पहला कार्य क्या करती है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है। ऑलराइट, सेकंड काम क्या करती है? गवर्नमेंट मार्केट में सपोर्ट देती है। मार्केट सपोर्ट का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में समझिए, पहले सिंपल समझ, एग्रीकल्चर में समझिए। चलिए मान लो मैं किन्नौर में बैठ के या मैं रोडू में बैठ के चेरी की फार्मिंग कर रहा हूं, लेकिन मैंने चेरी की फार्मिंग करी, बहुत मेहनत करी, पैसा लगाया उस फार्मिंग में, लेकिन कल को कोई खरीदार ही नहीं आया। मैंने चेरी की फार्मिंग करी और मैंने चेरी का रेट रखा 1500 रुपए किलो। उस तरह का खरीदार किन्नौर में अवेलेबल ही नहीं है जिसकी पेइंग कैपेसिटी 1500 रुपए किलो। वो खरीदार बैठा है दिल्ली में, वो बैठा है चंडीगढ़ में। अगर रोड फैसिलिटी होगी तो मैं उस खरीदार तक अपना सामान बेच सकूंगा। दूसरी बात, अभी फार्मर को नहीं पता, वो अपना चेरी को लोड करके चंडीगढ़ तक नहीं ला सकता। तो ये जो सप्लाई चेन बना के देनी है कि चंडीगढ़ में उसको एक बायर मिले, उसको एक आड़तिया मिले, ये चेन भी गवर्नमेंट बना के देगी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर गवर्नमेंट करती है, मार्केट में सपोर्ट देती है, अगर गवर्नमेंट कहती है चेरी वालों को कि अगर आपकी चेरी नहीं बिकती तो एज अ गवर्नमेंट हम आपकी चेरी 1500 रुपए पर केजी में परचेज करेंगे, फिर हमारी सरदर्दी, हम उसको आगे कैसे बेचे, लेकिन आपको ये एश्योरेंस दें ताकि आप हर साल चेरी उगाओ। क्योंकि किसान ऐसा तो है नहीं कि एक साल सामान नहीं बिका तो अगले साल वो खेती छोड़ के और शहरों में नौकरी ढूंढने लगेगा, वो फिर किसानी करेगा। तो आपको उसको ये एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि किसानी करने के बाद जो उसकी आउटपुट होगी उसके लिए एक खरीदार होगा। अगर खरीदार गवर्नमेंट नहीं लाके देगी तो गवर्नमेंट कहती है हम गारंटी लेते हैं, हम खुद आपका सामान खरीदेंगे। तो इस तरह की एश्योरेंस हमें किसान को देनी पड़ेगी। इस तरह की एश्योरेंस जब हम किसान को देते हैं तो हम बोलते हैं किसानों को हमें मार्केट सपोर्ट देना पड़ता है। इसी स्कीम को आप अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी स्कीम को एमएसपी भी बोला जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की इतना पैसा तो हम भी आपको देंगे, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। तो आप किसान की इनकम को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो, उसके हाथ में पैसा दे रहे हो। ऑलराइट, थर्ड टाइप का सपोर्ट गवर्नमेंट देती है जिसको बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जैसे मैं एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मैंने अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया कि अगर कल को कोई मेरे को डिजीज होती है और हॉस्पिटल इतने महंगे हैं बिल वाइज, तो मेरे को कोई डिजीज होती है तो हॉस्पिटल का वो खर्चा मेरी इंश्योरेंस कंपनी देगी और मैं पर महीना उस कंपनी को कुछ पे करूंगा। ऐसे ही एक मेरा लाइफ इंश्योरेंस है कि एक मेरा रिटायरमेंट इंश्योरेंस है कि मैं 40 साल तक, जब तक काम करूंगा 35 साल 40 साल तक, मैं हर महीने को सेविंग करके गवर्नमेंट को दूंगा। 60 साल के बाद गवर्नमेंट एज अ पेंशन मेरे को पैसा वापस करेगी मंथली बेसिस पे। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसको बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी।
आपको वो फैसिलिटी की पेंशन की फैसिलिटी। बेसिकली इसमें दो मेजर डोमेन आते हैं, एक आता है इंश्योरेंस, दूसरा आता है आपकी पेंशन। इस तरह का अरेंजमेंट आज तक प्राइवेट प्लेयर्स को तो दिया जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी दे रही है, सरकारी नौकरी करने वालों को मिलता है, लेकिन किसान को इस तरह की कोई एश्योरेंस नहीं मिलती। तो अगर ये एश्योरेंस किसान को देनी है तो आप उनकी क्रॉप का इंश्योरेंस कराओ, आप किसान का इंश्योरेंस कराओ, आप किसान को पेंशन दो। तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के इन 3 डोमेन पे पैसा खर्च करना चाहिए अगर वो चाहती है एक्चुअली में फार्मर का कुछ भला हो। इसी तहत गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम लॉन्च करी, जिसको एक बार क्विकली मैं दिखा देता हूं कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट देखती है कि क्योंकि एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू दी रूरल एक्टिविटीज, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ेगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे एस्पेक्ट हैं, इसमें से एनर्जी एक वन ऑफ दी एस्पेक्ट है, इसमें रोड्स एक वन ऑफ दी एस्पेक्ट है, इसी के अंदर गोडाउन और अन्य फैसिलिटी, ये सारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है कि गवर्नमेंट को रूरल लेवल पे एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को मार्केटिंग फैसिलिटी के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, जैसे कि मंडी सिस्टम बनाएगी, मंडी तक पहुंचने की रोड भी बनानी चाहिए। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को ने एक स्कीम निकाली थी सन 2019 में, और ये अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला का मीन्स है, पहले गवर्नमेंट की अप्रोच होती थी कंपार्टमेंटलाइज्ड, अलग अलग कई सारी स्कीम लॉन्च कर देती थी। ओवर द टाइम गवर्नमेंट ने देखा ओवरलैपिंग एफर्ट्स हैं, पैसे की बर्बादी है, एक ही काम 3 अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहे हैं और इफेक्टिवली कोई नहीं कर रहा। गवर्नमेंट ने बोला ये सारी स्कीम बंद करके इनकी जगह एक ही चलाया करो, उससे एफिशिएंसी आएगी। जहां गवर्नमेंट का 1000 रुपया खर्च होता है वहां 100 रुपए में काम हो जाएगा। तो उसी तहत गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा योजना अभियान। आय सुरक्षा अभियान का मतलब है कि उनको एक एश्योरेंस देने के लिए कि इतना पैसा तो उनको मिलेगा ही अगर वो खेती करेंगे। तो उसी के तहत हमने एक स्कीम निकाली, प्राइस सपोर्ट सिस्टम, कि गवर्नमेंट एश्योर करती है, जिसको आपने सुना होगा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि गवर्नमेंट इतना पैसा तो कोई भी प्रोड्यूस होने पे आपको देगी ही देगी, ताकि आपने अगर कोई दाल चीनी चावल उगाया है उसका खरीदार अगर कोई नहीं मिलेगा तो सरकार उसकी खरीदार बनेगी। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में अलग अलग एजेंसियों के द्वारा ये प्रोक्योरमेंट किसान से करती है। उसमें से बहुत पॉपुलर आप लोगों ने सुना है एफसीआई, उसमें से एक है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें से एक नाफेड भी है। तो ऐसे ही मल्टीपल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है जो प्रोक्योरमेंट में गवर्नमेंट की हेल्प करती है, चाहे वो महाराष्ट्र का कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया हो, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया हो, ऐसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने के लिए मार्केट से। क्लियर? तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एक और स्कीम बनाई है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, क्योंकि इंडिया इज द लैंड ऑफ ऑयल सीड और यहाँ पे ऑयल सीड की खेती होती है। तो ऑयल सीड के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के ऑयल सीड्स की खेती होती है, तो उनको भी एक एश्योरेंस देने के लिए किसानों को गवर्नमेंट ने इस तरह का एक सिस्टम बनाया है। तो मींस गवर्नमेंट का, अभी मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान होगा, गवर्नमेंट का किसानों को लेके किसी भी प्रकार का सपोर्ट सिस्टम, जो सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है उसके अंदर ये सिस्टम होगा, मार्केट सपोर्ट के अंदर ये सिस्टम होगा। उसी तहत आप देखिए, एक गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी के तहत किसानों के लिए योजना बनाई थी सन 2019 में, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मान मींस योर सेल्फ रिस्पेक्ट, कि पेंशन के लिए किसान के पास कोई प्रोविजंस नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि पेंशन के लिए हम आपको प्रोविजन देंगे। और उसी के तहत गवर्नमेंट ने कहा कि आपने मंथली बेसिस में, जैसे हम सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट, हम कुछ पैसा जोड़ते रहते हैं मंथली बेसिस पे, फिर जब हम रिटायर हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, तो हमें मंथली बेसिस पे वो वापस आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही किसानों को भी ये एश्योरेंस देने के लिए, ताकि वृद्ध अवस्था में किसी खेती करना मुश्किल है, बहुत फिजिकली टायरिंग होता है एग्रीकल्चर, तो किसानों को वो एश्योरेंस देने के लिए कि वृद्ध अवस्था में उनको कुछ पैसा मिले, उसके लिए स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू करी है। तो प्रधानमंत्री मान धन योजना भी एक स्कीम है जिसको सोशल सिक्योरिटी की स्कीम के तहत पढ़ा जाता है। ऐसे ही एक और स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके अंदर गवर्नमेंट कहती है कि आपको, किसान को कोई भी एग्रीकल्चर करना है तो उसको पैसा चाहिए एग्रीकल्चर को करने के लिए। मींस अगर आपको यूरिया खरीदना है, अगर आपको फर्टिलाइजर खरीदने हैं, सीड्स खरीदने हैं, या किसी और अन्य टूल्स परचेज करने हैं जिससे आप खेती कर पाओ, तो किसान को कुछ पैसा चाहिए। जनरली बैंक वो पैसा इजीली नहीं दे पाता, मॉर्गेज करने के लिए किसान के पास ज्यादा कुछ नहीं होता, और प्रोसीजर्स इतने डिफिकल्ट हैं कि किसान तक वो पैसा बैंक से नहीं मिलता।
जिसकी वजह से किसान पैसा नहीं खर्च कर पाता, और क्योंकि वो नहीं खर्च कर पाता तो उसकी एग्रीकल्चर की आउटपुट नहीं बढ़ सकती। मींस अगर वो 3,000 खर्च करेगा तो एग्रीकल्चर में हो सकता है कि 10,000 की वृद्धि हो, तो उसका 7,000 का स्ट्रेट अवे प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन क्योंकि उसको ये 3,000 रुपए नहीं मिलते, जिसकी वजह से उसको 7,000 रुपए का प्रॉफिट भी नहीं होता, तो गवर्नमेंट ने कहा कि किसान सम्मान निधि है, जिसके तहत हम एग्रीकल्चर के कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए किसान को कुछ पैसा मुहैया कराएंगे, जिससे वो आगे उनको इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चर में अपनी प्रोडक्ट को, अपनी आउटपुट को बढ़ाए और अपने पैसे को बढ़ाए। तभी हम कहेंगे डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। तो ये मल्टीपल एस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने, जब 3 एस्पेक्ट में, जिसमें कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर काम करेगी गवर्नमेंट आपकी मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, मार्केट के अंदर सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी में सपोर्ट करेगी, तो तब जाके किसान का भला होगा और डबलिंग दी फार्मर इनकम होगा। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है जिससे गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है। अब जो सबसे बड़ा इशू है, जो हमारा टॉपिक है आज, कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स क्या चीज है। मींस इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें 45% लोग कृषि करते हैं। वहां पे अगर हम माने कि हर साल गवर्नमेंट बजट के तहत कुछ पैसा खर्च करती है, तो मींस अगर जिस देश में 45% लोग खेती करते हैं, तो हमारा मेजर एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर में होना चाहिए सरकार का, कायदे से। ऐसा नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर बहुत पुअर है। उसके रिजल्ट क्या होंगे आप नेक्स्ट देखिए, कि अगर बजट वाइज देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं आपको एक कैलकुलेशन के तहत बताता हूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं, लेट सपोज मेरी सैलरी आज 10,000 रुपए है, अगले साल वो 15,000 हो जाएगी, फिर वो 20,000 हो जाएगी। कोई इंडस्ट्री में, मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूं, कोई डॉक्टर है वो सर्विस इंडस्ट्री में है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई बैंकिंग एम्प्लॉय है, हम सब सर्विस इंडस्ट्री में है। कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, एक व्यक्ति कार बनाता था, वो देखता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कार की सेल्स बढ़ गई है, उसकी सैलरी बढ़ गई है, कार महंगी हो गई है। लेकिन किसान के साथ, मींस अगर आपका जीडीपी 15%, 10% से ग्रो कर रहा है, लेट्स सपोर्ट आपका जीडीपी 8 से 10% औसत दर से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन आपका एग्रीकल्चर जो है वो 4 की दर से ग्रोथ कर रहा है। मींस आज आपकी आय 100 रुपए है, तो एक साल बाद आपकी आय 104 रुपए है। अगर आपका जीडीपी 110 10% की ग्रोथ से चल रहा है, मींस अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूं, मेरी आय 100 रुपए है, अगले साल मेरी जो इनकम है वो 110 रुपए, मींस मेरी इनकम की जो ग्रोथ है वो फार्मर की ग्रोथ से बहुत ज्यादा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे में और फार्मर में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा अगर 20 साल के टेन्योर में देखोगे, क्योंकि मैं हर साल 10% से ग्रो कर रहा हूं, फार्मर केवल 4% से ग्रो कर रहा है। तो मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी हैव रियलाइज कि एग्रीकल्चर बहुत स्लो ग्रो कर रहा था, बाकी सारे सेक्टर बहुत तेज ग्रो कर रहे थे, जिसकी वजह से वी कुड विटनेस एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है देश के उन लोगों में जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में है, उन लोगों में जो खेती कर रहे हैं। और इस बढ़ते हुए गैप की वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई है। तो मींस अगर आप प्रॉपर बजट एलोकेशन नहीं करोगे, खेती को लगातार सपोर्ट देके और उनके पैसे में वृद्धि नहीं करोगे, देश में डिस्पैरिटी आ जाएगी। आप प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपने किसान के साथ इकोनॉमिक जस्टिस नहीं किया और उसको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं दी। ऑलराइट, तो इसको आपने पॉलिटी के साथ भी सिंक करते हुए पढ़ना है। तो अब जो हमारा नया बजट आया है, इस बजट में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो मात्र 4.25%, 4.4% से ग्रो करी है, बल्कि हमारी जो महंगाई है वो तकरीबन 5.5 से 6% ग्रो करी है। इसका मतलब सोचो कि मींस आपका पूरी इकोनॉमी के अंदर महंगाई इतनी थी कि जो वस्तुएं आज 100 रुपए की थी वो 106 रुपए की हो गई, और किसान की आय जो 100 रुपए थी आज मात्र 104 रुपए ही है, कि मींस समय के साथ किसान गरीब हो रहा है। मींस वो जो 106 रुपए की जो चीजें हैं वो उसको केवल 104 रुपए ही मिल रहे हैं। तो वो समय के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द फार्मर्स आर इकोनॉमिकली लैगिंग इन दिस नेशन, क्योंकि जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है उस रेट से एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रहा। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको हर साल डीए मिलता है, डियर अलाउंसेस मिलते हैं, डीएनएस अलाउंसेस मिलते हैं। वो क्यों हैं? वो बेसिकली इसलिए हैं, हर साल आलू, प्याज, टमाटर, हर चीज महंगी हो रही है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उस महंगाई को क्रॉस कर पाए और आप अगले साल भी आलू, प्याज, टमाटर खरीद पाए, तो गवर्नमेंट आपकी इनकम को बढ़ाती है ताकि जो जो चीजें महंगी हो आप फिर भी उनको अफोर्ड कर पाओ। लेकिन
मान लो मेरी आज भी इनकम 100 रुपए है, कल को मेरी इनकम 102 रुपए होती है, लेकिन जो महंगाई है वो 110 120 रुपए हो जाती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पिछले साल में 1 किलो गेहूं खरीद सकता था, आज मैं 1 किलो गेहूं नहीं खरीद सकता, मैं 800 ग्राम खरीद सकता हूं, क्योंकि मेरी इनकम में आज 800 ग्राम गेहूं आ सकते हैं। तो इसलिए आपकी इनकम के अंदर इंक्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं करेगी तो किसान के इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसकी इनकम नहीं बढ़ेगी, उसकी इनकम नहीं बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ती रहेगी। तो मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसान गरीब होता चला जाएगा। तो दिस इज द होल सिचुएशन। इसी को दर्शाने के लिए ये जो इंडेक्स आया है, ये इंडेक्स बोलता है एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये किसने निकाला है, इंडिया की क्या रैंक आई है, ये प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन है। मेंस में क्या आएगा, फोर्डर मटेरियल में आप बोलोगे ये एक इंडेक्स है जिसमें देखा जाता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है और आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तकरीबन 20% अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और हमारा बजट में एग्रीकल्चर को मात्र 7.7% पैसा दिया जाता है, बल्कि हिंदुस्तान में 45% लोग एग्रीकल्चर करते हैं। मींस गवर्नमेंट देश के 45% लोगों में मात्र 7 रुपए खर्च कर रही है। तो मींस एग्रीकल्चर में तो पैसा ही नहीं खर्च हो रहा। अगर एग्रीकल्चर में आज पैसा नहीं खर्च हो गए तो कल को किसान गरीब होता चला जाएगा। तो दिस इज द होल सिनेरियो, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हम कभी भी जो पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात कर रहे हैं, जीरो हंगर की बात कर रहे हैं 2030 तक, वो नहीं अचीव होगा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चर बेस्ड पॉवर्टी बढ़ेगी, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट घट रही है। क्लियर। तो इसी तहत अभी हमने देखा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला इंडिया की 38वीं रैंक है एग्रीकल्चर स्पेंडिंग में, बीइंग अ एग्रीकल्चरल नेशन। तो दिस इज द होल सिनेरियो। तो इस सिनेरियो को आपको पूरे बैकड्रॉप में समझना पड़ेगा। आइसोलेटेड एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा क्या। अब मैंने इसका पूरा बैकड्रॉप बढ़ाया कि एग्रीकल्चर में कहां कहां इन्वेस्टमेंट होती है, और गवर्नमेंट बजट कहता है कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट डाउन कर दी। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप पैसा खर्च हो रहा है, ना मार्केट में पैसा खर्च हो रहा है, ना किसान को जो इतनी सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम दी गई है उसमें पैसा खर्च हो रहा है। मींस समय के साथ किसान पिछड़ रहा है इस तरह की नीतियों के द्वारा। ऑलराइट। तो इसी में हमने एक रिलेटिव देखा जिसके कारण किसान की इनकम क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि किसान फर्टिलाइजर नहीं खरीद पा रहा, किसान के पास अच्छी रोड नहीं है, किसान के पास गोडाउन्स नहीं है, किसान के पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के किसान की नेट आउटपुट 1 एकड़ जमीन में वो 3200 किलो का कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, एज कंपेयर टू दी अदर एशियन नेशन जहां 4200 1 एकड़ में प्रोड्यूस किया जा सकता है। मींस अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है उसमें आप 4200 kg की प्रोडक्शन करते हो तो आप ज्यादा पैसा कमाओगे, एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर फार्मर हु इज प्रोड्यूसिंग जस्ट 3200 kg ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मींस आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिंदुस्तान का किसान ना कि केवल हिंदुस्तान के अन्य लोगों के कंपैरेटिवली बल्कि एशिया के अन्य लोगों के कंपैरेटिवली भी गरीब और पिछड़ता हो रहा है। तो दिस इज द होल सिनेरियो। ऑलराइट। तो आपने एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स को हमारे करंट अफेयर मेंस के नोट से भी पढ़ना है। इन पीपीटीज को भी मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप सिविल स्टैप हिमाचल के टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश जी के, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, वहां पर भी शेयर कर रहा हूं, सो दैट यू कुड गेट अ फेयर आइडिया कि किस प्रकार से ये सारा इंडेक्स चलता है। क्लियर है। चलो, हियर आई एम कंप्लीटिंग माय लेक्चर। अगर कोई भी लेक्चर से रिलेटेड इशू है आप हमें हमारे इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर आप लोगों के पास होता है, या आप हमारे ही मेंस के करंट अफेयर एनालिसिस का एक पूरा सीक्वल है, हमारी ऐप है सिविल स्टैप हिमाचल के अंदर, वहां पे उस ऐप में मेंस करंट अफेयर इश्यूज के ये सारे वीडियोस हैं, उनके अंदर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।